हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम जो है इसको करने वाले हैं। आपके सपोर्ट मटेरियल के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आज हम उनको एकदम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभिव्यक्ति और माध्यम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और इससे भी कई सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम जो है इस बुक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। मतलब जो रेडियो आप सुनते हैं उसके अंदर लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो वो दोस्तों भाषा जो है वो सरस होनी चाहिए, निरक्षर लोगों के लिए बोधगम्य होनी चाहिए, आम बोलचाल की सुस्पष्ट भाषा होनी चाहिए। मतलब वो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सबको समझ में आए और सुनने में थोड़ी प्रभावी भी लगे। ठीक है, चाहे कोई निरक्षर लोग हो जिनको पढ़ना नहीं आता, उनको भी वो लैंग्वेज जो है समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेजी से लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इतना ज़्यादा फेमस यानी लोकप्रिय क्यों होता जा रहा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुविधा 24 घंटे जो है उपलब्ध रहती है। आप 24 घंटे में जब मर्जी उसको यूज़ कर सकते हो। इसमें पढ़ने, सुनने और देखने की तीनों सुविधाएं होती हैं। उसके अलावा इंटरनेट पे दोस्तों आपको पढ़ने की, सुनने की और देखने तीनों सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलती है, इसलिए और ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, विशेष लेखन से क्या अभिप्राय है। तो लिखा हुआ है, किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है। ठीक है, विशेष विषय मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जब आप कुछ लिखते हो तो उसको हम विशेष लेखन कहते हैं। लिखा हुआ है, अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के साथ साथ रेडियो और टीवी चैनलों में भी विशेष लेखन जो है आपको देखने को मिलता है। यानी कि कोई पर्टिकुलर विषय पे जब हम लिखते हैं किसी सामान्य लेखन से हटकर, तो उसको हम विशेष लेखन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के किन्हीं दो सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। देखो दोस्तों, साख बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे पत्रकारिता की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए, उसकी इज्जत बनाए रखने के लिए किन्हीं दो सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। पत्रकारिता मतलब क्या है दोस्तों, अखबार। ठीक है, तो पहला क्या है, तथ्यों की शुद्धता पर ध्यान देना। यानी कि जो आप फैक्ट्स उसके अंदर बता रहे हो वो क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा है, निष्पक्षता के साथ सामग्री को प्रस्तुत करना। मतलब आप जो भी अपने सब्जेक्ट के अंदर बता रहे हो उसके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए। आपको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का सपोर्ट नहीं करना है, वहां पे आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात वहां पे रखनी होती है। तो ये दो सिद्धांत अगर आप अपनाते हो तो आपके पत्रकारिता, आपके अखबार की रेपुटेशन यानी साख जो है वो बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, फीचर किसे कहते हैं। तो दोस्तों फीचर जो है सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं। ठीक है, सुव्यवस्थित मतलब क्या, वो एकदम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखा होना चाहिए। सृजनात्मक मतलब क्या है, उसके अंदर इमेजिनेशन वगैरह आप कर सकते हो, आप सृजन कर सकते हो नई चीजों का। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों सब्जेक्टिव, मतलब आप जो फीचर लिखते हो वो किसी एक विशेष सब्जेक्ट के ऊपर ही लिखते हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो उसको हम फीचर कहते हैं। ठीक है, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को हम क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। मतलब जैसे अखबार का उद्देश्य होता है वैसे ही फीचर का भी सेम उद्देश्य होता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, सबसे प्रमुख कारण क्या है। यानी इंटरनेट पत्रकारिता इतनी फेमस क्यों हो रही है। तो लिखा है, इंटरनेट की सुविधा आपको 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं के आदान प्रदान, चर्चा व परिचर्चाओं के साधनों होने के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है। तो भाई इंटरनेट जो है आपको वहाँ पे नॉलेज भी देखने को मिलती है, आप वहाँ पे जागरूक भी होते रहते हो, 24 घंटे आपको वहाँ पे सूचनाएं मिलती है और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि वहाँ पे आपका मनोरंजन होता रहता है। और इसीलिए दोस्तों इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस हो रखी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है। तो दोस्तों रेडियो समाचार की जो संरचना होती है वो उल्टा पिरामिड शैली के ऊपर आधारित होती है। उल्टा पिरामिड शैली मतलब क्या, जिसके अंदर पिरामिड जो है उल्टा होता है।
ठीक है, और जिसके अंदर सबसे पहले जो है मुखड़ा आता है, दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या आती है, बॉडी आती है, और तीसरे नंबर पर क्या होता है, समापन होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मुखड़े में आती है, दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज बॉडी में, और सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज समापन के अंदर आती है। इसको उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछी जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला। तो दोस्तों भारत में पहला छापाखाना जो है 1556 में खुला था और गोवा में खुला था। अगला क्वेश्चन, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता को उस क्षेत्र के संबंध या विषय में सामान्य जानकारी या रुचि होना पर्याप्त है। मतलब जो भी संवाददाता है अगर उसको अपने क्षेत्र में एक नॉर्मल सी यानी सामान्य सी जानकारी है और अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो इतना क्या होता है, पर्याप्त होता है। इतने में वो बीट रिपोर्टिंग आराम से कर सकता है। लेकिन दोस्तों जब आप विशेषीकृत रिपोर्टिंग की बात करते हो तो उसके अंदर आपको उस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है विशेषीकृत रिपोर्टिंग जो है आराम से कर सकते हो। तो ये इसके अंदर मुख्य जो है अंतर होता है। ठीक दोस्तों, तो लिखा हुआ है विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषयों से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण, मतलब वही ना कि नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पत्रकार को उस विषय की विशेष जानकारी होनी चाहिए, तभी वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर सकता है। आगे है क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 10, वेबसाइट पर पत्रकारिता शुरू करने की पहली साइट कौन सी है। तो सबसे पहली साइट थी rediff.com। कौन सी, rediff.com। अगला क्वेश्चन नंबर 11, टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन किन चरणों से होकर जो है दर्शकों तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारे चरण होते हैं दोस्तों, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन एंकर, विजुअल एंकर बाइट, लाइव एंकर पैकेज, ये सारे चरण होते हैं। इन सब चरणों को जब पूरा किया जाता है तब जाके जो पत्रकार है वो अपने समाचार को अपने दर्शकों तक जो है पहुंचा पाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, लिखिए। तो दोस्तों विशेष रिपोर्ट जो है वो 4 प्रकार की होती है, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। ये 4 प्रकार की जो है विशेष रिपोर्ट होती है। बीट किसे कहते हैं दोस्तों, वो लिखा हुआ है। खबरें कई तरह की होती हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, आपराधिक, खेल, फिल्म, कृषि आदि कई तरह की आपको खबरें देखने को मिलेंगी। तो लिखा हुआ है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसी को हम मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। समझ आया दोस्तों, मतलब क्या है, जितने भी संवाददाता हैं आपने क्या करा, सब में जो है काम का विभाजन कर दिया और उनके इंटरेस्ट के आधार पे किया कि भाई उनको इंटरेस्ट किस में है, उनको नॉलेज किस में है। तो जब आप इन सब चीजों के आधार पे काम का विभाजन करते हो संवाददाताओं के बीच में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। क्या कहते हैं, बीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पत्रकार का क्या दायित्व है। तो दोस्तों पत्रकार का दायित्व है पाठकों अथवा दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक और शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करना। ये सब पत्रकार का दायित्व है। पत्रकार कितने तरह के होते हैं, तो पत्रकार 3 तरीके के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो सैलरी के बेस पे जो है काम करता है, जो फिक्स होते हैं, स्थायी होते हैं। अंशकालिक पत्रकार वो होते हैं जो ठेके के आधार पे काम करते हैं, 2 महीने 3 महीने, मतलब उनका कार्यकाल जो है फिक्स कर दिया जाता है। और फ्रीलांसर पत्रकार वो होते हैं जो हर एक कंपनी के लिए काम करते हैं, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे, वो किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में अपनी न्यूज जाके दे सकते हैं, उनको फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पूर्णकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं, वही मैंने अभी समझाया, जिनको हम सैलरी के आधार पर रखते हैं, जो वेतन भोगी होते हैं, मतलब वो पूर्णकालिक पत्रकार हैं। अंशकालिक पत्रकार कौन से हैं, तो अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला, मतलब फिक्स कर दिया गया है कि आप इतने टाइम के लिए काम करोगे, इतने पैसों के लिए करोगे, तो उसको अंशकालिक पत्रकार। और फ्रीलांसर मतलब वही जो हर एक कंपनी के लिए काम कर देते हैं, वो उनका कोई फिक्स नहीं होता।
ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 19 है अब पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा कहां तक सीमित है। पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों तक क्या होता है, सीमित होता है। समसामयिक मतलब का क्या है कि यहाँ पे आपको जो है करंट न्यूज बतानी होती है। आप ऐसा नहीं है कि 10 साल पुरानी खबर बता रहे हो, तो करंट न्यूज आपको बतानी है, प्रेजेंट टाइम की। वास्तविक घटनाएं मतलब क्या, आपको रियल घटनाएं बतानी है, आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी वहां पे। तो ये जो है पत्रकारीय लेखन का दायरा होता है। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन नंबर 20, समाचार पत्रों के समाचारों की भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। तो जो समाचार पत्रों और समाचारों की जो भाषा होती है उसकी विशेषता होती है कि वो सीधी होती है, सरल होती है, साफ सुथरी होती है और प्रभावी होती है। और प्रभावी होने के साथ साथ सुबोध होती है। सुबोध मतलब जो सबको समझ में आए। ठीक, वाक्य जो है छोटे छोटे और सहज होते हैं, और जो उसके अंदर जो सेंटेंस यूज करे जाते हैं समाचार पत्रों में वो काफी छोटे छोटे होते हैं, और सहज मतलब जिनको समझने में आसानी होती है, ऐसे होते हैं। तो ऐसी जो है समाचार पत्रों की भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा क्या होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली के अंदर सबसे पहले मुखड़ा आता है, दूसरे नंबर पर बॉडी आती है और तीसरे नंबर पर समापन आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, समाचार लेखन के 6 ककार क्या होते हैं। तो 6 ककार होते हैं, इसमें क्या, किसके, कब, कहां, क्यों और कैसे। ठीक है, ये 6 ककार होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, इंट्रो या मुखड़े में कितने ककारों का उत्तर दिया जाता है। तो इंट्रो और मुखड़े के अंदर दोस्तों क्या, कौन, कब और कहां जो है इनका उत्तर दिया जाता है। ठीक है, ये होते हैं इंट्रो के अंदर क्या, कौन, कब और कहां। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो नंबर 24, फीचर लेखन की शैली कैसी होती है। फीचर लेखन की शैली सीधा पिरामिड अर्थात कथात्मक होती है। तो जैसे दोस्तों अगर आप अखबारों वगैरह के अंदर देखते हो तो उसके अंदर उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीचर के अंदर जो है सीधा पिरामिड शैली का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसके अंदर जो क्लाइमेक्स होता है वो सबसे लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो आधुनिक जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट माध्यम। नेक्स्ट है प्रिंट या मुद्रित जनसंचार माध्यम के 2 रूप बताइए। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं तथा पुस्तकें प्रिंट माध्यम के 2 रूप हैं। नेक्स्ट है मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मुद्रित माध्यम में छपे हुए शब्दों में क्या होता है, स्थायित्व होता है। जो शब्द एक बार लिख दिए गए हैं वो जो है छपे रहेंगे हमेशा से, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी, एक स्थायित्व देखने को मिलता है। आराम से पढ़ते हुए सोच सकते हैं आप जो मर्जी, और समझ में ना आने पर पुनः पढ़ सकते हैं, और यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। ठीक है, आप जो है उसको आराम से दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, उसको सोच भी सकते हो, आप आराम से उसके ऊपर थिंकिंग कर सकते हो, विचार कर सकते हो। तो यही जो है उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है मुद्रित माध्यम की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मुद्रित माध्यम की भाषा आम बोलचाल की सरल, सुबोध और प्रचलित भाषा जो है होनी चाहिए या होती है। मुद्रित माध्यम की भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से भी क्या होती है, शुद्ध होती है। ये उसकी 2 विशेषताएं हैं। अगला है नेक्स्ट, मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि निरक्षर लोग जो है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, उनके लिए वो किसी भी काम की नहीं होती है। नेक्स्ट है अखबारों की 2 खामियां लिखिए। तो अखबार तुरंत घटी घटनाओं को पाठकों तक तुरंत नहीं पहुंचा पाते, ये उनकी एक खामी है, एक उनकी कमी है। मुद्रित माध्यम में लेखन करने वालों को अपने पाठकों की भाषा ज्ञान, उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी रुचियां और आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और इसीलिए ये भी उसकी एक कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 31, रेडियो से श्रोता को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों रेडियो से श्रोता को जो है बहुत सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं भी होती है, जैसे कि रेडियो श्रोता को खबरों को पुनः सुनने की सुविधा जो है होती नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप उसको रिवाइंड नहीं कर सकते। रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकते आप। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्राम अगर 2 बजे आता है तो आप उस प्रोग्राम को 3 बजे सुनने जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको कभी भी सुन लोगे। अगला है उसे अपनी रुचि अरुचि के सभी समाचारों को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मतलब आपको जो है सारी चीजें जो है सुननी पड़ेंगी, आपकी चाहे वो इंटरेस्ट का हो चाहे ना हो। जैसे कई बार आप देखते हो ना आज तक वगैरह के ऊपर 100 खबरें एक साथ आती है, तो उसके अंदर बहुत सारी खबरें जो है वो लगातार सुनाते जाते हैं, तो आपको मजबूरन सारी जो है सुननी पड़ती है। ऐसे ही आप रेडियो के अंदर भी कह सकते हो कि भाई आपको अपने रुचि अरुचि सब चीजों को सुनना पड़ता है। अगला है नेक्स्ट है नेट या नेट साउंड से क्या
आशय है। ठीक है, तो नेट या नेट साउंड से आशय है ऐसी प्राकृतिक आवाजें जो शूट करते समय अपने आप चली आती हैं, उसको हम नेट या नेट साउंड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे आप कोई भी चीज शूट कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी बैकग्राउंड से जो वॉइस आता है, जो अपने आप कई बार आ जाता है, चैंपे की आवाज आती है, तो उसको जो है नेट साउंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 33, आम आदमी के दो जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? तो वो है रेडियो और टेलीविजन। अगला है रेडियो और टीवी समाचारों की भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। तो रेडियो और टीवी समाचारों की भाषा सरल, सुबोध और प्रभावी होती है। वाक्य छोटे छोटे, सीधे और स्पष्ट होते हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसे 3 शब्द लिखिए जिनका रेडियो टीवी की भाषा में प्रयोग निषेध होता है। तो वो है निम्नलिखित, उपरोक्त और अधो हस्ताक्षरित। ये 3 शब्द जो होते हैं इनका प्रयोग जो है निषेध, आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, रेडियो और टीवी के लिए साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए किन 2 चीजों के प्रयोग से बचना आवश्यक है? तो दोस्तों पहले तो आपको गैर जरूरी विशेषण जो है वो नहीं लगाने चाहिए, आपको एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। समासिक और तत्सम शब्द ज्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए। समासिक शब्दों का मतलब दोस्तों ये है कि आप 2-3 शब्दों को मिलाकर के एक बड़ा शब्द बना देते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तत्सम शब्द का मतलब ये होता है कि जो संस्कृत से जो डायरेक्ट शब्द उठाए गए हैं, आपको उनको प्रयोग नहीं करना है। और लिखा हुआ है अतिरंजित उपमाओं से, मतलब क्या है, जैसे कई बार किसी के नाम के आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें लगा दी जाती हैं, तो इसका भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको इनसे बचना चाहिए। और मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से, आपको ज्यादा मुहावरे वगैरह प्रयोग नहीं करने चाहिए अगर आपको रेडियो और टीवी के लिए बढ़िया लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है तो। अगला क्वेश्चन है 37, भाषा के साफ सुथरी रखने के 2 उपाय लिखिए। तो वाक्य छोटे छोटे हो, एक वाक्य में एक ही बात कही जाए तो वो अच्छा रहता है। वाक्यों में तारतम्य होना चाहिए। तारतम्य मतलब क्या है, हर एक वाक्य जो है अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक वाक्य में कुछ और बोला और अगले वाक्य में कुछ और ही बोल दिया, तो उनके अंदर एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तारतम्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 38, अपडेट करने से क्या आशय है? तो अपडेट करने से आशय है कि इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध नवीनतम सूचना से स्वयं को परिचित रखना। मतलब कि इंटरनेट के ऊपर जो जो नई चीजें आ रही है आप उनसे अवेयर रहो, इसी को क्या कहा जाता है? अपडेट कहा जाता है, मतलब आपको अपडेट रहना है। क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनेट के 2 प्रमुख लाभ बताइए कि उससे क्या फायदे होते हैं? तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर खबरों का संप्रेषण किया जा सकता है। मतलब अगर आप इंटरनेट पे कोई खबर पढ़ते हो तो आप भाई उसको शेयर भी कर सकते हो दूसरों के साथ, तो आप इस तरीके से इंटरनेट का एक अच्छा उपयोग कर सकते हो। और उसके अलावा समाचारों के संकलन, उनके सत्यापन और पुष्टिकरण के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। संकलन मतलब दोस्तों क्या है कि इंटरनेट से आप बहुत सारी न्यूज़ जो है एक बार में पढ़ सकते हो और उनको बटोर करके अपने लिए रख सकते हो, आराम से उनका संकलन कर सकते हो। उसके अलावा लिखा हुआ सत्यापन, यानी कि वो खबर कितनी झूठ है कितनी सच है, आप इसका जो है पता लगा सकते हो इंटरनेट से। और उसके अलावा पुष्टिकरण मतलब क्या है, उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई खबर यहाँ पे ऑफलाइन देखने को मिली है तो आप इंटरनेट पे जाके आराम से उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, देख सकते हो, उसके बारे में और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये इंटरनेट का लाभ है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, आजकल टेलीप्रिंटर 1 सेकंड में लगभग कितने शब्द का एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है? तो वो है 70,000 शब्द प्रति सेकंड। ठीक है, 70,000 शब्द प्रति सेकंड एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। नंबर 41, इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ सन 1982 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता आप कह सकते हो। यानी कि जो भी आप अखबार जैसे ऑफलाइन पढ़ते हो, अगर वही चीज आप इंटरनेट पर जाकर पढ़ते हो तो वो इंटरनेट पत्रकारिता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। अगला है इंटरनेट पर पढ़े जा सकने वाले 2 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो वो है हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स। नेक्स्ट है हिंदी में नेट पत्रकारिता करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नेट पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय वेब दुनिया को दिया जाता है। उस हिंदी अखबार का नाम बताइए जो प्रिंट प्रूफ में ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो वो है प्रभा साक्षी। अगला है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट कौन सी है? तो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट है BBC। अगला क्वेश्चन है
48 आजकल इंटरनेट पत्रकारिता के अत्यंत लोकप्रिय होने का क्या कारण है? तो इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड को तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। मतलब कि अगर आपने ऐसे कोई सी भी न्यूज़ पढ़ी और आपको उससे रिलेटेड अगर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको भी प्राप्त कर सकते हो और उसका बैकग्राउंड जो है तैयार कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 49, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट और बाइट। ये 3 चीजें हैं। प्रिंट माध्यम की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रिंट माध्यम की 2 विशेषताएं हैं। प्रिंट माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम देखने को मिलता है और इस माध्यम से लिखित भाषा का विस्तार भी होता है। प्रिंट माध्यम की 2 खामियां लिखिए। तो अशिक्षित व्यक्तियों के लिए इस माध्यम की कोई उपयोगिता नहीं है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए किसी काम का नहीं है। यह तुरंत घटी घटनाओं की सूचना तत्काल नहीं दे पाता, मतलब कि अगर कोई घटना तुरंत घटी है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत जो है नहीं मिल पाएगी। रेडियो माध्यम की 2 विशेषताएं लिखिए। यह माध्यम शिक्षित व अशिक्षित दोनों के काम का है। कोई पढ़ा लिखा है तो उसको भी सुनने में मजा आता है और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आराम से सुन सकता है। रेडियो माध्यम के लिए बिजली की अनिवार्यता भी नहीं है। ये तो इसकी विशेषताएं हैं। टेलीविजन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो टेलीविजन में देखने और सुनने की दोनों सुविधाएं आपको मिलती है और इसीलिए मजा भी बहुत आता है देखने में। यह घटनाओं को तुरंत श्रोताओं दर्शकों तक पहुंचाता है और इसके अंदर कोई भी घटना आपको तुरंत जो है पता भी चल जाती है। अगला क्वेश्चन है 54, इंटरनेट की कमी का उल्लेख कीजिए। तो इंटरनेट अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का माध्यम जो है इस टाइम पर बन गया है। ये इसकी एक कमी बन के आ गई है बहुत बड़ी। अगला है 55, एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए फोटो होना अनिवार्य है, रेखांकन और ग्राफिक्स का होना जो है आवश्यक है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को ऑप एड पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप एड पृष्ठ कहते हैं। संपादकीय का क्या महत्व होता है? तो संपादकीय में अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर अपनी राय जो है प्रकट करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है 58, स्तंभ लेखन का कार्य कौन करता है? तो स्तंभ लेखन का कार्य कुछ महत्वपूर्ण लेखक करते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनकी लेखन शैली बहुत अच्छी होती है और आप कह सकते हो कि भाई उनका वैचारिक रुझान भी बहुत अच्छा होता है, तो उनको स्तंभ लेखन का काम जो है दिया जाता है। अगला है 59, संपादक के नाम पत्र लिखने का उद्देश्य क्या होता है? तो संपादक के नाम पत्र का उद्देश्य जनता या पाठकों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर देना होता है। मतलब एक तरीके से वो जनता को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई आप भी अपनी राय किसी मुद्दे पे आराम से प्रकट कर सकते हो संपादक के नाम पत्र लिखकर। अगला 60, अखबारों में लेख कौन लिखता है? अखबारों में लेख वरिष्ठ पत्रकार और विषय विशेषज्ञ लिखते हैं। मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट लोग जो होते हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, मतलब जो सीनियर पत्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं? लेख लिखते हैं। लेख और विशेष रिपोर्ट में क्या अंतर होता है? तो लेख में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, उसमें उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों और सूचनाओं के अतिरिक्त पृष्ठभूमि की सामग्री भी होती है। जबकि दोस्तों जो विशेष रिपोर्ट होती है, तो विशेष रिपोर्ट में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। समझ आया? तो मतलब कि एक सिंपल सा आप डिफरेंस ये बताओगे कि लेख जो है वो क्या करते हैं, जो विषय के जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, उनके द्वारा लिखा जाता है, और जो आपकी जो विशेष रिपोर्ट होती है उसके अंदर गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के लिए पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो किसी व्यक्ति का साक्षात्कार करने के लिए पत्रकार में संवेदनशीलता होनी चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस और ज्ञान जैसे गुण होने चाहिए। क्योंकि अगर ये सारे गुण नहीं होंगे तो एक अच्छा इंटरव्यू जो है दोस्तों बन ही नहीं पाएगा। साक्षात्कार मतलब क्या होता है? इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन है 63,
वह लेखन जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों संपादकीय। क्या कहते हैं? संपादकीय। अगला क्वेश्चन 64, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं रिपोर्ट। जब भी आप किसी की छानबीन करके समस्या का या फिर आप कोई भी व्याख्या करते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अगला है 65, लेख किसे कहते हैं? तो किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि वाले को लेख कहा जाता है। तो दोस्तों लेख लिखता कौन है? जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं और साथ साथ जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा ये लेख जो है लिखा जाता है। अगला 66, डेस्क से क्या अभिप्राय है? तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनल में विशेष लेखन की व्यवस्था को डेस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्क। यानी कि जब विशेष लेखन की बात आती है तो उसकी जब व्यवस्था जो होती है उसी को डेस्क कहा जाता है। विशेष लेखन क्या होता है? तो किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है। मतलब जब आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर लिखते हो, किसी विशेष विषय के ऊपर लिखते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? विशेष लेखन कहा जाता है। 68 है, संवाददाताओं में काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो संवाददाताओं में काम का विभाजन उनके विषय में दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, बीट किसे कहते हैं? तो संवाददाताओं में काम के बीच का विभाजन आमतौर पर उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर करने की प्रक्रिया को मीडिया की भाषा में बीट कहा जाता है, उसी को हम बीट कहते हैं। खेलों में दिलचस्पी और जानकारी रखने वाले पत्रकार को कौन सी बीट मिलेगी? तो उसको मिलेगी खेल बीट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है उसी के अंदर है, दिलचस्पी उसी के अंदर है, तो उसको खेल बीट मिलेगी। 71, कृषि क्षेत्र से संबंधित शब्दावली के 2 उदाहरण दीजिए। तो एक है गेहूं टूटा, दूसरा लाल मिर्च और लाल हुई। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं। अगला है 72, सर्राफा बाजार से संबंधित भाषा शैली के 2 उदाहरण दीजिए। तो लिखा है सोना 13,000 ही हुआ, चांदी लुढ़की। ये कुछ फ्रेज, चांदी लुढ़की मतलब चांदी का दाम जो है वो कम हो गया। 73 है, पर्यावरण और मौसम से जुड़ी विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हुए 2 समाचारों के शीर्षक लिखिए। मछुआरों को सुनामी की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मूसलाधार वर्षा की संभावना। बीट से जुड़ा समाचार लिखने की शैली क्या होती है? तो उल्टा पिरामिड शैली होती है। ठीक है, विशेष लेखन के 5 प्रमुख विषय लिखिए। तो लिखा है अर्थ, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, कृषि, विदेश। आप इनमें से किसी भी विषय के ऊपर एक विशेष लेखन जो है कर सकते हैं। 76 है, पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों पत्रकारीय विशेषज्ञता जो है लिखा हुआ है व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित ना होने पर भी किसी विशेष विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर समझ को उस सीमा तक विकसित करना कि उनकी आप सहज से व्याख्या कर सकें। मतलब क्या है दोस्तों कि आपको किसी एक विशेष विषय के अंदर कोई भी प्रशिक्षण आपको प्राप्त नहीं है, मतलब कि आपको कोई डिग्री वगैरह वहाँ पे नहीं मिली है, आपने कोई वहाँ पे पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों आपकी जानकारी उस विषय के अंदर बहुत है, आपको बहुत सारा उसके अंदर एक्सपीरियंस मिला हुआ है। तो इसके आधार पर आप क्या करते हो? अपनी समझ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो और आप जो है बाकियों से बहुत आगे निकल जाते हो। तो इसी को बोला जाता है पत्रकारीय विशेषज्ञता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें किस शैली में अंदर जो है लिखी जाती है? तो वो उल्टा पिरामिड शैली के अंदर लिखी जाती है। क्वेश्चन 78, दलहन और तेल के कारोबार से संबंधित भाषा के 2 उदाहरण लिखिए। तो स्टॉकिस्टों की चौतरफा बिकवाली से उड़द में से 2 दिनों में 150 रुपए निकले और वनस्पति तेल में आग लगी। अगला है 79, खेल क्षेत्र से संबंधित भाषा के 2 उदाहरण लिखिए। तो मुरलीधरन की स्पिन में ऑस्ट्रेलिया जो है फंसा और लिखा हुआ है विकेटों की पतझड़, 1 दिन में 16 विकेटें जो है वो गिरी। ये कुछ फ्रेजेस होते हैं दोस्तों जो अपने अपने क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं, जो उन क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो इन सारे फ्रेजेस को जो है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, सूचनाओं के 2 मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? मतलब इंफॉर्मेशन आपको कहां कहां से मिलती है? तो पहला है मंत्रालय के सूत्र, मंत्री वगैरह जहां पर मंत्रालय के अंदर बैठते हैं। दूसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग वगैरह जो होती है, और विज्ञप्तियां यानी कि विज्ञापन वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह से भी हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है। 81 है, कविता की उत्पत्ति के मूल में क्या क्या है? मतलब कविता
कविता जो है वो कैसे बनाई जाती है, उसका मूल क्या है, आधार क्या है। तो कविता की उत्पत्ति के मूल में दोस्तों दो चीजें होती हैं, पहली है संवेदना और दूसरा है राग तत्व। यानी जिस भी इंसान के अंदर संवेदना होती है, या आप कह सकते हो जिसके अंदर फीलिंग्स होती है, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, वो इंसान जो है कविता लिख सकता है। और दूसरा राग तत्व, यानी कि जिनको रागों का ज्ञान होता है, संगीत के अंदर जिसका ज्ञान होता है, तो वो भी कविता जो है आराम से लिख सकता है। अगला क्वेश्चन है 82, कविता लेखन के संबंध में कौन से दो मत प्रचलित हैं, यानी कि कौन कविता लिख सकता है, कौन नहीं लिख सकता। इसके लिए दोस्तों दो जो है ना मत प्रचलित है, यानी फेमस है बहुत ज्यादा। दो तरीके के लोग हैं। पहले लोग वो है जो कहते हैं कि भाई कविता सिखाई नहीं जा सकती, मतलब कि पहले लोगों का मानना यह है कि अगर किसी इंसान को कविता लिखनी नहीं आती है और कोई दूसरा इंसान उसको कविता लिखना सिखा रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको कोई कविता लिखना सिखा नहीं सकता, वो जन्म से ही होती है। जबकि दूसरे लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनका मानना है कि भाई प्रशिक्षण के द्वारा, यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा जो है कविता सिखाई जा सकती है। तो ये दो मत जो है वो प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन है 83, बचपन में बच्चों का कविता से परिचय किस रूप में होता है। तो लिखा है लोरी के रूप में प्रथम परिचय होता है, यानी कि जब दादी अम्मा मम्मी पापा हमारे जब हमारे को लोरी वगैरह सुनाते हैं तो पहली बार हम जो है कविता अपने कानों से सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती। तो दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कविता सीखने के लिए बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं होती। अगर आपको म्यूजिक बजाना सीखना है तो भाई उसके लिए कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट चाहिए होगा आपको, और वो आप सीखोगे तो आराम से आ जाएगा। जबकि कविता जो है वो दिल से निकलती है, ठीक है। तो इसीलिए कोई इसका एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको सीखना बहुत मुश्किल होता है। अगला है 85, कविता का सबसे पहला उपकरण क्या है। तो दोस्तों कविता का सबसे पहला उपकरण जो है वो है शब्द, ठीक है। आपको शब्द पता होंगे तभी तो आप कविता लिखोगे। अगला है 86, शब्दों से खेलने का क्या तात्पर्य है। तो शब्दों से खेलने का तात्पर्य है शब्दों के नए आयाम खोलना और लय तथा ताल की दुनिया में जाना। मतलब कि क्या है कि शब्दों के नए आयाम का मतलब क्या है कि एक ही शब्द के जब अलग अलग मतलब होते हैं तो आप उस शब्द के अलग अलग मतलब गहराइयों में जाते जा रहे हो। उसके अलावा आपने लय सीख ली, उसके अंदर ताल सीख लिया, आपने सब कुछ एकदम परफेक्ट कर लिया, राइमिंग स्कीम बना ली, तो उसी को बोला जाता है शब्दों से खेलना, ठीक। अगला क्वेश्चन है 87, बिंब और छंद हमारी क्या सहायता करते हैं। तो बिंब और छंद कविता की आंतरिक लय को इंद्रियों द्वारा पकड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो कविता के अंदर जो आंतरिक लय होती है उसकी अगर वो आप पता करना चाहते हो तो बिंब और छंद के माध्यम से वो आराम से आपको पता चल जाती है। नंबर 88 है दोस्तों, कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा है। तो वो है दोस्तों छंद। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व होता है कविता के अंदर। 89 है, कविता के सारे घटक किससे प्रचलित होते हैं। यानी कविता के अंदर जो भी बातें हैं, जो घटक हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रचलित हो रहे हैं। तो लिखा है कविता के सारे घटक जो होते हैं वो परिवेश और संदर्भ से प्रचलित होते हैं। यानी कि आपका परिवेश, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उसी के आधार पे जो है कविता लिखी जाती है और उसके सारे घटक जो है उसका निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो एनवायरनमेंट यानी परिवेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कविता के घटक कौन कौन से हैं। तो लिखा है कविता के घटक हैं भाषा, संरचना, बिंब, छंद और संकेत। ये सब क्या होते हैं, कविता के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कविता किससे बनती है। यानी कविता शब्दों के मेल से बनती है। परिवेश के अनुसार शब्दों का चयन, लय होनी चाहिए, तुक होना चाहिए, वाक्य संरचना होनी चाहिए, यति, गति, बिंब, संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से कविताओं का निर्माण किया जाता है दोस्तों। ये सारी चीजें जब बनती है तभी कविता को आप बना सकते हो। 92 है, नाटक को किस प्रकार के काव्य की संज्ञा दी गई है। तो नाटक जो है दोस्तों वो क्या है, एक दृश्य काव्य है, क्योंकि उसके अंदर आपको दृश्य भी दिखाई दे रहा है और एक तरीके से आपको उसके अंदर सुनाई भी दे रहे हैं, काव्य वाक्य वगैरह जितने भी है वो सुनाई दे रहे हैं, तो इसलिए उसको दृश्य काव्य जो है बोला जाता है। नाटककार को नाटक लिखते समय किस बात को सदा याद रखना चाहिए। तो लिखा है समय के बंधन की बात को नाटककार को सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी नाटक जब बनाया जा रहा है उसको एक निश्चित समय सीमा के लिए जो है बनाया जाता है।
तो इसीलिए समय का बंधन जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाटक के अंदर। नंबर 94 है दोस्तों, नाटक वर्तमान काल में ही क्यों लिखे जाते हैं? तो नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करना होता है, यानी कोई भी नाटक किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी मंच के ऊपर जब नाटक आ रहा है तो उसको वर्तमान काल में ही बनाना होता है। इसीलिए दोस्तों उसको वर्तमान काल में ही लिखा जाता है, वर्तमान में ही नाटक जो है खेला जाता है। आप खुद ही सोचो ना कि स्टेज के ऊपर अगर नाटक चल रहा है तो उसके अंदर था थी थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी बोलेंगे भाई तूने मेरे को मारा था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा क्यों करा था, ऐसा बहुत कम होता है। तो उसके अंदर प्रेजेंट वाली चीजें जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए नाटक को वर्तमान के अंदर ही जो है लिखा जाता है। नाटक का शरीर किसे कहा जाता है? तो बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है, यानी कि नाटक के अंदर जो भी शब्द, जो भी वाक्य बोले जा रहे हैं उनको नाटक का शरीर कहा जाता है। नाटक के तत्व कौन कौन से हैं? तो कथ्य, संवाद, चरित्र, चित्रण, देश, काल, भाषा और उद्देश्य क्या होते हैं? नाटक के तत्व होते हैं। इन सबसे मिलके नाटक जो है दोस्तों बनाया जाता है। नाटककार को कौन सी कला आनी चाहिए? नाटककार को घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव, यानी कि अगर कोई भी एक नाटककार है जो नाटक बनाता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी घटना के ऊपर नाटक बनाना है, कौन सी स्थिति के ऊपर नाटक बनाना है, क्या उसके अंदर दृश्य होंगे, इन सब का चुनाव जो है उसको आना चाहिए। उन्हें उचित क्रम में रखना कि कौन सी चीज आगे होगी, कौन सी चीज पीछे होगी, प्रारंभ से अंत तक विकास की दिशा में आगे बढ़ने की कला जो है आवश्यक है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नाटक कैसे चलेगा, कैसे खत्म होगा, वो नाटककार को आराम से आना चाहिए। 98 है, किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त सिद्ध होता है? तो जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक गुण जितने अधिक होंगे वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त होगा। तो दोस्तों जब नाटक के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब कि आप देखो ना कि प्रतिरोध जब बहुत होता है, अस्वीकार, ये सब चीजें जब बहुत होती है तो लोग उसको ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। मतलब क्या है, जब जिसके अंदर हर एक चीज के अंदर ट्विस्ट आता रहता है ना, तो उस चीज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें नाटक के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लिखा है 2 चर्चित नाटकों का नाम लिखिए। तो अंधा युग और तुगलक, ये 2 बहुत फेमस नाटक हैं। नंबर 100 है, आधुनिक युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो 2 नाटककार हैं आधुनिक युग के, मोहन राकेश और धर्मवीर भारती। तो फाइनली दोस्तों हमने अपने 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले 100 क्वेश्चन जो है होने वाले हैं और हम अपनी पूरी अभिव्यक्ति और माध्यम को खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जरूर बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।